अब तक हमने देखा यान जेल गार्डियन से लड़ता हुआ बहुत बुरी तरह मार खाता है और गार्डियन उसे खत्म करने ही वाला था, पर तभी अचानक एक सर्वेंट उसे बचा लेता है। वो सर्वेंट कोई और नहीं बल्कि यान की माँ का स्पिरिट वूजिन था। तभी यान वूजिन से पूछता है कि क्या जो उसने गुबाई की आंखों से देखा वो सच था। ये कहते ही यान बेहोश हो जाता है। वहीं गार्डियन वूजिन से पूछता है कि वो यहाँ कब से छुपा हुआ था और कहता है कि वो अपने मास्टर को तो बचा नहीं सका पर उसके बच्चे को बचाना चाहता है, लेकिन अगर वो यहाँ चुपचाप रहता तो शायद बच जाता। तभी वूजिन अपने ब्लेड्स निकालता है और गार्डियन पर अटैक करता है। गार्डियन भी अपने स्टैचू से उसके अटैक को काउंटर करता है और उस पर भी अटैक करता है, पर वूजिन अपने आसपास शील्ड बनाकर बच जाता है। तभी वूजिन अपने बड़े से स्वॉर्ड के साथ गार्डियन के स्टैचू स्पिरिट को 2 हिस्सों में काट देता है और फिर बहुत सारे ब्लेड से अटैक करता है, पर गार्डियन उसके अटैक से बच जाता है। वहीं खड़ा गुबाई ये सब देख रहा था और सोचता है कि वूजिन आज वो कर रहा है जो वो खुद कभी नहीं कर सका। वहीं वूजिन और गार्डियन के बीच उनकी जबरदस्त कॉम्बैट चल रही होती है। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। तभी गार्डियन कहता है कि वूजिन अब सिर्फ एक स्पिरिट है और अपने मास्टर के बिना कुछ नहीं कर सकता, और अपने हाथ पर लगी मोतियों से उस पर अटैक करता है। वूजिन अपने फास्ट मूवमेंट से उससे तो बच जाता है, पर गार्डियन कहता है कि टोटल 10 अटैक में वो उसे खत्म करने वाला है। वहीं यान बेहोश होने के बाद खुद को एक बिल्कुल ही अलग जगह में पाता है। यान को एहसास होता है कि वो खुद के माइंड के अंदर है। वहाँ यान एक आदमी को देखकर उसे जनरल नाम से पुकारता हुआ कहता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। यान जल्दी वहाँ से बाहर जाना चाहता है। तभी जनरल उसे एक स्वीट पोटैटो देते हुए कहता है कि इसे खाओ और मुझे तंग मत करो, पर यान गुस्से में जनरल को कहता है कि वो उसे जल्दी यहाँ से बाहर भेजे क्योंकि उसे बाहर अपनी लड़ाई खत्म करनी है। पर तभी अचानक यान को रियलाइज होता है कि उसे याद नहीं है कि वो बाहर किससे लड़ रहा था और वो अपनी पुरानी बहुत इंपॉर्टेंट यादों को भी भूल रहा था। कुछ देर बाद यान को कुछ भी याद नहीं था, वो अपने बारे में सब कुछ भूल चुका था। जनरल उसे चिंता ना करने को और साथ में ये भी कहते हैं कि वो अपनी पास्ट को भूलकर यहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। वहीं बाहर वूजिन और गार्डियन की फाइट चल रही होती है। गार्डियन वूजिन से बचता हुआ उस पर भारी पड़ने लगता है और फिर उस पर एक जोरदार अटैक करता है जिससे वूजिन को काफी गहरी चोट आती है। गार्डियन कहता है कि उसकी मूवमेंट भी स्लो हो चुकी है और उसकी बॉडी भी पहले जैसे हील नहीं हो रही। गार्डियन दोबारा यान की तरफ बढ़ने लगता है, पर वूजिन दोबारा बीच में आ जाता है। गार्डियन कहता है कि अगर वो चुपचाप यान को उसके हवाले कर दे तो वो उसे जाने देगा, वरना वो भी उसके हाथों से मरने वाला है। तभी वूजिन अपने मास्टर की कई बात याद करता है जिसमें पता चलता है कि उनके क्लैन के पास एक ऐसा पोशन है जिससे वो अपनी पूरी पोटेंशियल यूज कर सकते हैं, पर इससे उनकी लाइफ चली जाएगी। यान की माँ यानी वूजिन की मास्टर उसे ये पोशन तभी यूज करने को कहती है जब उसके बच्चों की जान खतरे में हो। ये बात याद करता हुआ वूजिन वो पोशन पी लेता है और उसकी बॉडी से एनर्जी निकलने लगती है। वो खुद को तुरंत हील भी कर लेता है। फिर वूजिन गार्डियन का गला पकड़कर उसे पटक देता है और उस पर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। वहीं यान सब कुछ भूलकर खेती कर रहा था और एक शांति की जीवन जीना शुरू कर चुका था। तभी जनरल यान से बातों ही बातों में पूछता है कि अगर उसके पास 2 लोग आए जिसमें एक के पास पैसा होगा और दूसरे के पास फेम, तो वो दोनों में से किसे चुनेगा। इस पर यान कहता है कि वो दोनों को मना कर देगा क्योंकि दोनों ही उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जनरल उसकी इस जवाब पर कहता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ फाइटिंग में लगा दी, पर कभी लोग उसे इज्जत नहीं करते थे क्योंकि उसके पास ना ही पैसा था और ना ही फेम। और यान कहता है कि उसके लिए ये मैटर नहीं करता। यान जवाब देते हुए कहता है कि एक किंग को फेम या पैसे वाले लोग मैटर नहीं करते, उसे एक ऐसा साथी चाहिए जो उसके लिए लॉयल हो। यान कहता है कि वो ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकता और वहाँ से जाने लगता है, पर जनरल उसे रोकता हुआ कहता है कि उसका कुछ सामान है जो वो अपने साथ ले जा सकता है। जैसे ही यान घर के अंदर जाता है उसकी नजर एक आर्मर और एक वेपन पर पड़ती है और उस वेपन को उठाते ही उसकी सारी खोई हुई मेमोरीज वापस आने लगती है। वहीं बाहर वूजिन गार्डियन पर अटैक चालू रखता है, पर उसके अटैक का उस पर ज्यादा कुछ असर नहीं होता और उस पोशन का असर खत्म होने के कारण वूजिन भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। गार्डियन एक और स्पिरिट समन करता है, पर वूजिन किसी तरह उसके अटैक से बचता हुआ उसे भी कैंसिल कर देता है। वूजिन अपनी पूरी जान लगा देता है, पर इससे वो खुद भी जख्मी हो रहा था। तभी गार्डियन यान पर अटैक करने की सोचता है, पर अचानक डियान उसे पकड़ लेता है जो शायद गार्डियन के ब्रेसलेट में बदलने से पहले बच चुका था। इस मौके का फायदा उठाकर वूजिन अपनी पूरी ताकत से गार्डियन पर दोबारा अटैक करता है। वहीं यान को अपने बारे में सब कुछ याद आने के बाद वो जनरल के घर में आग लगा देता है। यान बाहर आते हुए पूछता है कि क्या जनरल उसका टेस्ट ले रहा था। यान कहता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है और वो जनरल को अपने साथ चलने को कहता है। जनरल कहता है कि वो क्या बोल रहा है। उसने यान को
रहने की जगह दी और उसने उसका घर ही जला दिया। यान उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है क्योंकि वो एक वॉरियर है और ऐसी सिंपल लाइफ के लिए वो नहीं बना है। जेंडल कहता है कि उसके सारे सपने मर चुके हैं, पर वो यान का साथ देने को तैयार हो जाता है, ये कहते हुए कि वो देखना चाहता है कि यान क्या कर सकता है। फिर यान के पूछने पर जेंडल अपना असली फॉर्म में बदलता हुआ अपना नाम जैंग बताता है। वहीं बाहर उजिन के इतने खतरनाक हमले से भी गार्डियन को कुछ नहीं हुआ था और उजिन भी अब लड़ने की हालत में नहीं था। गार्डियन कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग तो है, पर स्पिरिट के अटैक से उसको कुछ नहीं हो सकता है। गार्डियन यान की तरफ बढ़ता है पर देखता है कि वो वहाँ नहीं था। तभी अचानक उसके पीछे यान अपने स्पिरिट आर्मर के साथ वहाँ आता है। तभी पता चलता है कि बाहर आने से पहले जैंग यान को गार्डियन से मुकाबला करने के लिए तैयार करता है, क्योंकि अगर यान जैंग का मुकाबला नहीं कर सकता तो वो गार्डियन को भी कभी नहीं हरा सकता। प्रेजेंट में गार्डियन यान को देखकर सोचता है कि वो एक हाइब्रिड में बदल गया है, पर इससे भी वो गार्डियन को हरा नहीं सकता। पर अचानक यान की रफ्तार से गार्डियन चौंक जाता है। यान गार्डियन पर अटैक करना शुरू कर देता है। कुछ कोशिशों के बाद गार्डियन उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है। गार्डियन को लगता है इतना जोरदार पंच के बाद यान जिंदा नहीं बचा होगा, पर यान फिर से उठ खड़ा होता है। गार्डियन हैरान होकर सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, एक हाइब्रिड भी उसके पंच को नहीं झेल सकता। वहीं यान अपने स्पीयर से उस पर अटैक जारी रखता है, पर गार्डियन बार बार उसके अटैक से बचता हुआ उसे दूर फेंकता रहता है। वहीं गुबाई दूर से ये सब देख रहा था और तभी उसके बाकी साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो बताते हैं कि गार्डियन को लोग स्पिरिट डिस्ट्रॉयर केवल इसलिए नहीं कहते कि वो स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि स्पिरिट का अटैक उस पर काम नहीं करता और इसलिए यान अपनी स्पिरिट एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा और अपने स्पिरिट को आर्मर की तरह यूज कर रहा है। इसके बाद वो सभी अपने अधूरे काम करने का सोचते हैं। वहीं यान से फाइट के दौरान गार्डियन को भी चोट लगती है और वो इस बात से और भी गुस्सा होता है कि एक इंसान ने उसे चोट पहुंचा दिया। गार्डियन गुस्से में अपने बीट्स से अटैक करता है ताकि वो यान के स्पिरिट को कंट्रोल कर सके, पर यान उसके बीट्स को पकड़कर उसे खींचने लगता है। गार्डियन ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी यान उस पर अपने स्पीयर से अटैक करता है, पर गार्डियन उसके स्पीयर को पकड़कर उस पर ही काउंटर अटैक करता है, जिससे यान को उसके बीट्स को छोड़ना पड़ता है। गार्डियन कहता है कि अगर वो उसके स्पिरिट को ले नहीं सकता तो वो उन्हें खत्म कर देगा और अपने गॉड स्पिरिट को समन करता है, जो अपने पाम से यान पर अटैक करता है, पर यान उसके अटैक को काट देता है और बचते हुए गार्डियन की तरफ बढ़ता है। पर गार्डियन अपने दूसरे स्पिरिट को समन करता है और यान को दूर फेंक देता है। यान ये देखकर सोच में पड़ जाता है कि वो गार्डियन के दोनों स्पिरिट से कैसे बचकर उस पर अटैक करेगा। तभी यान गार्डियन के हाथों में प्रेयर बीट्स नोटिस करता है, जिसे उसने अभी तक एक बार भी यूज नहीं किया है और इससे यान और जैंग दोनों समझ जाते हैं वही प्रेयर बीट्स उसकी वीकनेस हो सकती है। इसके बाद यान गार्डियन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी गार्डियन का गॉड स्पिरिट उनके बीच में आ जाता है, लेकिन उजिन किसी तरह उसे डिस्ट्रॉय करके यान के लिए रास्ता बनाता है और गार्डियन के दूसरे स्पिरिट को डियान दूर ले जाता है। इसी के साथ यान सीधे गार्डियन पर अटैक करता है, पर यान का अटैक बेकार हो जाता है और गार्डियन अपना हाथ उसके आर पार कर देता है। गार्डियन सोचता है कि वो जीत गया, पर तभी देखता है कि आर्मर में यान नहीं था और अचानक यान पीछे से आकर गार्डियन के बीट्स वाले हाथ को काट देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और हॉल ऑफ हीरोज की जमीन हिलने लगती है, जिससे बाहर भी लोगों को पता चल जाता है कि डार्क इन्फर्नो में कुछ गड़बड़ है। तभी गार्डियन के पास्ट का पता चलता है। जब गार्डियन को पता चला था कि सेंट उसे वापस लेने नहीं आने वाले, वो गुस्से में पागल हो जाता है और सारे गोश्त को मारना शुरू कर देता है। वापस प्रेजेंट में वो अपने बिखरे हुए बीट्स को देखकर रोता हुआ कहता है कि ये बीट्स उसे सेंट ने दिया था और बिना ये बीट्स के वो सेंट के पास वापस नहीं जा सकता। जैंग यान से गार्डियन को खत्म करने को कहता है, पर यान कहता है कि अब गार्डियन लड़ नहीं सकता और वैसे भी उसे अपने सारे स्पिरिट मिल चुके हैं, इसलिए वो गार्डियन को खत्म नहीं करता। फिर यान जैंग और डियान दोनों को वापस बुला लेता है और वुजिन को उठाकर बाहर जाने लगता है, पर तभी गेट से कोई उस पर अटैक करता है और यान देखता है कि मिनी पूरे फौज के साथ अंदर आती है। वो जेल गार्डियन को पूरी घायल देखकर यान को खत्म करने का ऑर्डर देती है। यान सोल्जर्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर अचानक उसे झटका लगता है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, पर यान हार नहीं मानना चाहता और तभी अचानक उसकी मदद के लिए
लिए उसके सारे दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर हमें पास्ट का पता चलता है जब यान का दोस्त सियाओ मैप को समझाता हुआ उन्हें बताता है उन्हें यान को बचाने के लिए टनल खोदना होगा, पर ये इतना सिंपल नहीं होगा क्योंकि डार्क इन्फर्नो चारों तरफ लावा से घिरा हुआ है और वहाँ छुपे हुए पिलर्स भी हैं जिससे अगर वो टच करेंगे तो एक जोरदार धमाका हो सकता है। इसलिए उन्हें टनल सबसे बचते हुए डार्क इन्फर्नो के एंट्रेंस तक बनाना होगा और ये सबके लिए फैंग माहिर है। वहीं प्रेजेंट पे यान उन पर गुस्से में चिल्लाता है कि वो सब यहाँ मौत के मुंह में क्यों आ गए, पर सिया भी गुस्से में कहती है कि ये सब उसकी ही गलती है, उसे उन सभी को पीछे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो सब मिलकर एक साथ उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने वाले हैं। वहीं मिनी ये सब देखकर हैरान थी कि वो सभी लोग डार्क इन्फर्नो में कैसे घुस आए। तभी यान उजिन को उनके साथ यहाँ से चलने को कहता है, पर इतने में मिनी अपने सोल्जर को फॉर्मेशन के साथ उन पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। सोल्जर्स उन सभी को घेरने लगते हैं। वहीं जेंटलमैन अपनी पावर से मिनी को पत्थरों के बीच कैद कर देता है। यान उजिन को उनके साथ चलने को बार बार कहता है, पर अचानक उजिन उसके गले में मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसे जेंटलमैन को सौंप देता है। जेंटलमैन समझ जाता है कि उजिन यहीं रुकेगा ताकि वो सभी भाग सकें और वो यान को लेकर भागना शुरू कर देते हैं। वहीं मिनी भी पत्थरों को तोड़कर बाहर निकल आती है और सोल्जर्स के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर उजिन वहाँ उन सोल्जर को मारने लगता है। मिनी अकेले उन्हें रोक नहीं सकती, इसलिए वो अपने स्पिरिट लेटर से डार्क इन्फर्नो के बाहर बैठे गुचेंग को ये इन्फॉर्म करती है। उस दिन उसके लेटर को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर तब तक गुचेंग सब कुछ समझ चुका था। वो अपनी पावर से हॉल ऑफ हीरोज के सभी मेंबर को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। गुचेंग वॉच टावर की तरफ बढ़ता है, तभी उसका पैर ऐसी जगह पड़ता है जिससे सियाओ का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और बंदे उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। सियाओ कहता है कि उनके फॉर्मेशन ज्यादा देर उन्हें बचा नहीं सकते, इसलिए उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वहीं गुचेंग की मदद के लिए लू और लूकी दोनों वहाँ आते हैं और उसे जल्दी वॉच टावर की ओर जाने को कहते हैं। गुचेंग वॉच टावर के टॉप पर पहुंचता है, पर उसे हॉल ऑफ हीरोज में कोई दुश्मन नहीं दिखता। फिर वो अपने स्पिरिट को समन करता है और एक एरो से जमीन पर अटैक करता है, जिससे वो फ्लोर के अंदर की डिटेल भी देख सकता है। वहाँ उसे एक टनल दिखती है जिससे वो यान और उसके साथियों को ढूंढ लेता है। फिर गुचेंग उन्हें मारने के लिए टनल के पास वाले पिलर को ब्लास्ट कर देता है। तभी पास्ट का पता चलता है जब सियाओ उन्हें समझाता है कि वो सब अंदर तो आराम से चले जाएंगे, पर वहाँ से बाहर निकलने के लिए उनका गुचेंग से बचना नामुमकिन होगा, इसलिए अगर वो पकड़े गए तो उन्हें अलग अलग हो जाना होगा। वहीं प्रेजेंट में धमाके के बाद टनल से बहुत सारे बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर बाहर निकलते हैं। गुचेंग को लगता है वो लोग उसे डिस्ट्रैक्ट करने की सोच रहे हैं, पर वो उन सभी पत्थरों को तोड़ देता है और उन्हीं एक पत्थर में छुपी सिया उसके सामने आती है। गुचेंग उस पर अटैक करता है, जिससे वो दोनों बच तो जाते हैं, पर तभी लू का स्पिरिट उनके सामने आकर उन्हें जमीन में गिरा देता है। सारे सोल्जर्स उनके सामने इकट्ठा होने लगते हैं, पर ल्यू उन्हें रोकता हुआ कहता है कि इन्हें वो संभाल लेगा और उन सभी को यान को ढूंढने के लिए भेज देता है। लू सिया से कहता है कि वो कम से कम उन्हें मारेगा तो नहीं, पर अगर उसके जगह कोई और होता तो आज वो जिंदा नहीं बचती। और इसी के साथ दोनों के स्पिरिट लड़ने को तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूमी का सामना जेंटलमैन से होता है और वो दोनों भी आपस में लड़ने को तैयार थे। यानजा भी दूसरी ओर लूकी से फाइट कर रहा था। लूकी की रफ्तार देखकर यानजा भी हैरान था, पर फिर वो अपने स्पिरिट के साथ कंबाइन होकर उसका मुकाबला करने लगता है। लूकी भी अपने स्पिरिट के साथ अटैक जारी रखती है। वहीं गुचेंग यान और सियाओ को ढूंढ लेता है और दूर से ही उन पर अटैक करने लगता है। सियाओ बचने की कोशिश करता है, पर एक तीर यान को भी लग जाती है और वो सभी वहीं गिर पड़ते हैं। फिर जब गुचेंग उनके पास आता है और यान को देखता है तो पता चलता है कि वो तो बस एक पपेट है। ये प्लान उन्होंने टनल में ही बना लिया था ताकि पपेट का यूज करके वो दुश्मन को डिस्ट्रैक्ट कर सके। तभी सियाओ कहता है उन्हें गुचेंग को वापस जाने से रोकना होगा और उससे फाइट करने लगता है, पर गुचेंग बचता हुआ वापस जाता है क्योंकि उसका काम यान को ढूंढना और सिचुएशन को हैंडल करना है। पर तभी गुचेंग देखता है कि एक वॉच टावर टूट जाता है, जिससे उसकी पावर का इफेक्ट भी कम हो चुका था और इस सब के पीछे फैंग का हाथ था। वहीं सियाओ दोबारा यान के स्पिरिट जैंग के साथ भाग रहा था। तभी पता चलता है कि यान जैंग के आर्मर में ही छुपा हुआ था और सियाओ दोबारा यान के साथ वहां से भागने लगता है। सियाओ किसी तरह वहां पर मौजूद सोल्जर से छुपकर भाग रहा था, पर तभी कुछ सोल्जर्स उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन यान के दोनों स्पिरिट उनके सिग्नल भेजने से पहले उन सबको खत्म कर देते हैं। सियाओ फिर आगे बढ़ने लगता है। वहीं गुचेंग सोचता है कि उसने टनल को तो डिस्ट्रॉय कर दिया है और सिर्फ 4 गेट बचे हैं जिनसे वो बचकर भाग सकते हैं। गुचेंग सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साउथ गेट से भाग रहे हैं। तभी उसका स्पिरिट कहता है कि उसने ईस्ट गेट को क्यों छोड़ दिया, वो लोग उधर से भी तो भाग सकते हैं। उन्होंने पहले ही ईस्ट का वॉच टावर को भी तोड़ दिया है और रास्ता ब्लॉक कर दिया ताकि हमारा ध्यान उधर ना जाए। ये सुनते ही गुचेंग अपने सोल्जर्स को ईस्ट गेट पर भेज देता है और खुद भी उसी साइड जाने लगता है।
तभी उसे आसमान में सिग्नल दिखाई देते हैं। सियाओ भी हैरान हो जाता है कि उन्होंने उसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया। तभी सोल्जर उन्हें घेरने लगते हैं और यान के दोनों स्पिरिट सोल्जर को खत्म करते हुए सियाओ के लिए रास्ता बना रहे थे। दोनों अकेले ही सभी सोल्जर पर भारी पड़ रहे थे, पर लड़ाई में डियान भी घायल होने लगता है। तभी हॉल ऑफ हीरोज का इलाइट सोल्जर उन पर अटैक करता है। दोनों स्पिरिट मिलकर उसे मार देते हैं। डियान सियाओ को कहता है कि वो यान को घोड़े में लेकर वहाँ से चला जाए और वो यहाँ रुक कर इलाइट फोर्स को यहीं रोक के रखेगा। जैंग भी वहीं रुकना चाहता है, पर डियान उसे मना करता है क्योंकि फिर यान की प्रोटेक्शन के लिए अभी कोई भी स्पिरिट नहीं होगा। जैंग जाने से पहले डियान से कहता है कि वो अपने मास्टर से ज्यादा दूर नहीं रह सकता, वरना वो अपनी स्ट्रेंथ खो बैठेगा। पर डियान उन्हें वहाँ से भेज देता है और खुद वहाँ अकेले खड़ा पूरी इलाइट फोर्स का सामना करने के लिए तैयार था। वहीं सियाओ भागता हुआ सोचता है कि मास्टर और गार्डियन स्पिरिट के बीच एक सेफ जोन होता है। अगर वो उस सेफ जोन से ज्यादा दूर निकल जाता है तो गार्डियन स्पिरिट वीक पड़ने लगते हैं और कुछ समय में वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। सियाओ का स्पिरिट उसे समझाता है कि उन्हें पहले यान को सेफली बाहर निकालना होगा। उधर डियान सभी सोल्जर को मारते जा रहा था। इस लड़ाई में वो भी बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था, पर किसी तरह अपने मास्टर के लिए वो किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहा था। सोल्जर्स उसे सिक्कड़ से बांधकर उस पर अटैक करते हैं, पर डियान उससे भी बचता हुआ सोल्जर्स को मारते मारते लाशों की ढेर बना देता है। डियान काफी घायल हो चुका था, पर वो लड़ना जारी रखता है। तभी अचानक डियाओ और किन डियान को पार करके आगे निकल जाते हैं। डियान उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर किन का स्पिरिट पीछे से डियान पर अटैक करता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। सियाओ को भी एहसास हो जाता है कि एनिमीज उसके करीब आ चुकी है। तभी जैंग बगल वाली वॉच टावर को तबाह करके उसे जला देता है, जिससे एक फायरवॉल की मदद से वो उनका रास्ता रोक पाता है और सियाओ आगे निकल जाता है। वहीं डियाओ किन से पूछती है कि उनकी स्पिरिट उनसे कितनी दूर जा सकते हैं। किन बताता है कि उनसे 800 मीटर दूर तक ही सेफ जोन माना जाता है। ये सुनते ही डियाओ अपने स्पिरिट को आगे भेजना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका स्पिरिट इतना पावरफुल है कि उसके लिए 1500 मीटर दूर भी काफी है। फिर दोनों अपने अपने स्पिरिट को सियाओ को दोनों तरफ से घेरने के लिए भेज देते हैं। वहीं डियान इतना जख्मी होने के बावजूद भी अपने मास्टर को बचाना चाहता है और अभी भी इलाइट सोल्जर्स का सामना करता है। तभी उस पर कई सारे एरोज से हमला होता है। दूसरी तरफ सियाओ के पीछे किन का स्पिरिट उसका पीछा करता हुआ उस पर अटैक करता है, पर तभी अचानक कोई उसे बचा लेता है और पता चलता है कि ल्यू के दोनों स्पिरिट सामने से उसकी मदद के लिए वहां आते हैं। तभी हॉल ऑफ हीरोज के वेस्ट और साउथ गेट पर भी अटैक होता है। वहीं दूसरी तरफ सिया का स्पिरिट लिवान ल्यू के स्पिरिट किंग से मुकाबले में स्ट्रगल कर रहा था, पर तभी लिवान भी अपनी असली पावर रिवील करता है, जिससे उसकी रफ्तार तो तेज हो जाती है, पर फिर भी वो किंग को ज्यादा डैमेज नहीं दे पाता। सिया भी जानती है लिवान अपनी फुल पावर को अच्छे से यूज नहीं कर सकता और इस पावर से उसकी बॉडी भी डैमेज हो रही है। वहीं दूसरी ओर जेंटलमैन का स्पिरिट यूमी के स्पिरिट से फाइट कर रहा था। पहले तो दोनों बराबर लग रहे थे, पर फिर एक जबरदस्त अटैक के बाद यूमी का स्पिरिट दिखा देता है कि वो उससे काफी बेहतर फाइटर है। जेंटलमैन अपनी स्पिरिट की मदद करना चाहता है, पर फिलहाल तो यूमी से फाइट करने में बिजी था। जेंटलमैन को फाइट के दौरान ये समझ में आता है कि यूमी की ये तेज रफ्तार और उसकी ये पावर उसे अपने सिगरेट से मिल रही है, जो उसके स्पिरिट की एनर्जी से बनी हुई है। वहीं सियाओ ल्यू के दोनों स्पिरिट को पहचान लेता है और जाते जाते फैंग उन्हें बताता है कि डियान अभी भी पीछे फंसा हुआ है और उसकी मदद करने को कहता है। किन का स्पिरिट उन पर अटैक करता है, पर उनमें से एक स्पिरिट फेई डियान की मदद के लिए निकल जाता है और दूसरा स्पिरिट गुआन वहीं रहकर उसका मुकाबला करता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है और उनके फाइट से हुई धमाके की आवाज किन तक भी पहुंच जाती है। उसी वक्त फेई डियाओ और किन के सामने से गुजरता है। डियाओ उसे पहचान लेती है कि वो ल्यू का स्पिरिट है, पर कहती है कि फिलहाल उन्हें यान को पकड़ने में ध्यान देना चाहिए और वैसे अभी भी डियाओ का स्पिरिट यान का पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ डियान अभी भी सारे सोल्जर से अकेले लड़ रहा था। डियान सोल्जर्स की लाश उठाकर उन्हें ही मार रहा था। तभी फेई सभी सोल्जर्स को मारता हुआ उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। वहीं डार्क इन्फर्नो के अंदर उजिन मिनी से फाइट करता हुआ काफी घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी उजिन मिनी को हराने की कोशिश करता है। मिनी अपने स्पिरिट को रोकते हुए खुद उजिन को खत्म करने आगे बढ़ती है, लेकिन उजिन उसके स्पीयर को तोड़ देता है और अपने अटैक से उसे दूर फेंक देता है। पर इस लास्ट अटैक के बाद उजिन भी घायल होने लगता है। तभी बाई उसे गिरने से बचा लेती है और वो मिनी की स्पिरिट को भी हैंडल कर चुकी थी। वहाँ बाकी पुराने हॉल ऑफ हीरोज के मेंबर भी पहुंच जाते हैं। उन्हें पता था कि उजिन अभी भी ये जानना चाहता है कि यान सेफ है या नहीं, इसलिए गुबाई अपनी पावर की मदद से उन्हें पूरा हॉल ऑफ हीरोज का कंडीशन दिखाता है, जिससे वो देख पाते हैं कि यान अभी भी जिंदा है, लेकिन अभी उनकी बैटल खत्म नहीं हुई और इसलिए बाई डार्क इन्फर्नो के सभी कैदियों को आजाद कर देती है। वहीं गुचेंग एक बार फिर सियाओ को ढूंढ लेता है
वुचेंग उसे मारने की कोशिश करता है पर सियाओ किसी तरह बाल बाल बचता है। वुचेंग दोबारा अटैक करता है पर इस बार उसकी तीर को किसी और की तीर डिफ्लेक्ट कर देती है। वुचेंग आसपास देखता है, तब उसे लियू नजर आता है जो अपने स्पिरिट के साथ खड़ा था। दूसरी ओर डियाओ का स्पिरिट भी यान को दूसरी तरफ से पकड़ने की कोशिश कर रहा था पर उससे पहले ही लियू के बाकी 2 और स्पिरिट उसे रोक लेते हैं। सेम वक्त पर लिवान अभी भी किंग का मुकाबला कर रहा था। फाइट के दौरान लिवान किंग का एक पैर तोड़ देता है पर इससे उसका खुद का हाथ भी घायल हो चुका था। किंग दोबारा उस पर अटैक करता है पर इस बार सिया शील्ड से उसे बचा लेती है लेकिन उनका अटैक रुकता नहीं। जेंटलमैन भी लगातार यूमी से मार खा रहा था। यूमी सोचता है कि जेंटलमैन उसे अपनी रियल पावर शो नहीं कर रहा और बोर होने लगता है। दूसरी ओर यांजा भी लूकी से फाइट में स्ट्रगल कर रहा था। लूकी यांजा पर अपने स्पीयर से अटैक करती है पर तभी उन तीनों की मदद करने कोई आता है और पता चलता है टाइगर अपने पूरे टीम के साथ वहां पर उनकी मदद के लिए पहुंच चुकी है। जहां टाइगर लूकी को हैंडल करती है, जूनी सिया की मदद करती है और युवान जेंटलमैन की। तभी हमें पास्ट का पता चलता है जब सियाओ उन्हें बताता है कि अगर वो लोग यान को डार्क इन्फर्नो से निकाल भी लेंगे पर उनका हॉल ऑफ हीरोज से बचकर भागना मुश्किल होगा क्योंकि उनकी नंबर उनसे बहुत कम है। लेकिन तभी टाइगर वहां आती है और बताती है कि वो भी यान की मदद करेंगे। साथ में लियू भी उनका साथ देने वाला है और सियाओ उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें प्लान समझाता है। वापस प्रेजेंट में टाइगर अब लूकी का मुकाबला करने लगती है और फाइट में दोनों एक पल के लिए बराबर लगते हैं। तभी टाइगर पूछती है कि वो अपने स्पिरिट को फाइट में समन क्यों नहीं कर रहे। लूकी बताती है कि उसका फाइटिंग स्टाइल अलग है और वो अपने स्पिरिट के साथ ही फाइट करती है। फिर लूकी टाइगर से भी पूछती है कि वो अपने स्पिरिट को यूज क्यों नहीं कर रहे। टाइगर भी कहती है कि उसका स्पिरिट सिर्फ लूकी के स्पिरिट से लड़ना चाहता है। ये सुनकर लूकी चिढ़ जाती है और टाइगर पर अपना अटैक कंटिन्यू रखती है। टाइगर भी अपने आर्मर का फॉर्म बदलकर अटैक जारी रखती है और टाइगर के अटैक को रोकते हुए लूकी का हाथ घायल होने लगता है। टाइगर कहती है कि अगर वो अब लड़ नहीं सकती तो इसे यहीं खत्म करते हैं पर लूकी कहती है कि वो बिना हाथों के भी लड़ सकती है और फिर वो अपने बालों को स्पीयर के शेप में चेंज करते हुए अटैक के लिए आगे बढ़ती है। तभी टाइगर भी अपने वेपन को स्वॉर्ड में बदलकर उसके बालों को ही काट देती है। फिर टाइगर उससे कहती है कि वो अभी यहाँ किसी को बचाने के लिए आई है पर अगली बार जब वो मिलेंगे तब वो अपने स्पिरिट से फाइट करेंगे। और टाइगर के इस हरकत से लूकी पूरी इम्प्रेस होकर ब्लश करने लगती है। वहीं दूसरी ओर डियान इतना घायल होने के बावजूद पागलों की तरह हंसता हुआ सोल्जर्स को मार रहा था। तभी उसकी मदद के लिए फे भी वहां पहुंच जाता है। वो अपने आइस पावर की मदद से सभी सोल्जर्स को एक बार में जमा देता है और अपने आइस स्नेक से सभी को कुचल देता है। फे देखता है कि डियान अपना होश खो बैठा है और बस अपने मास्टर को बचाने के बारे में सोचकर इतनी देर से लड़ रहा था। फे डियान पर चिल्लाता हुआ उसे होश में लाने की कोशिश करता है। फे की बातों से डियान होश में तो आ जाता है और एक बार फिर दोनों सभी सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं डियाओ का स्पिरिट लूबू भी लियू के दोनों स्पिरिट से फाइट में लगा हुआ था। दोनों स्पिरिट के एक साथ अटैक से भी लूबू को हराना मुश्किल था क्योंकि लूबू एक बहुत पावरफुल स्पिरिट वॉरियर था। वहीं दूसरी ओर याओ यान के साथ हॉल ऑफ हीरोज टाउन से बाहर निकल जाता है और ये सब गुबाई अपनी पावर से सभी को दिखा रहा था। तभी बाई जेल गार्डियन से पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। गार्डियन बाई से कहता है कि वो उसे मार दे क्योंकि अब वो कभी भी बुधा की साइड नहीं जा सकता। बाई ऐसा करने से इनकार करती है पर गार्डियन कहता है कि अगर वो उसे अभी नहीं मारेगी तो जैसे ही उसका स्ट्रेंथ वापस आएगा वो यान को ढूंढने चला जाएगा और उसे बहुत ही बेरहमी से मारेगा। वो फ्री है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर बाई उसका गला काट देती है और गार्डियन मरता हुआ आखिरी बार बुधा को देख पाता है। उजिन की बॉडी भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। ये जानने की बात कि यान अब सेफ है, उजिन भी जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। वहीं जूनी लियू से लड़ने में सिया की मदद कर रही थी। जूनी अपनी स्पिरिट मैजिक से किंग पर अटैक करती है। फिर मौका मिलते ही उन दोनों को एक मैजिकल भवंडर में फंसाकर सिया को अपने साथ चलने को कहती है। सिया पूछती है कि क्या वो ये फाइट नहीं खत्म करने वाली। इस पर जूनी कहती है उनका यहाँ से निकलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। किंग मैजिक को तो तोड़कर बाहर निकल जाता है पर उन्हें रोक नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर युवान यूमी से लड़ने में जेंटलमैन का साथ दे रहा था। जेंटलमैन युवान को कहता है अब तक वो फुल पावर से नहीं लड़ रहा था लेकिन अब युवान यहाँ आ चुका है इसलिए वो भी अपनी फुल पावर के साथ इसका सामना करेगा। तभी यूमी अपने स्पिरिट के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जेंटलमैन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है
पर यूमी का हमला अभी भी उस पर भारी पड़ रहा था। बार बार कोशिश करने के बावजूद जेंटलमैन कमजोर पड़ रहा था। फिर यूमी इसे खत्म करने के लिए अपने लास्ट मूव की तैयारी करता है। उसी वक्त जेंटलमैन भी स्टोन से उसके नीचे अपना ड्रैगन तैयार कर लेता है, लेकिन यूमी अपने पंचेस से ड्रैगन को मार मार कर तोड़ने लगता है। ये देखकर युआन कहता है कि अब जेंटलमैन क्या करेगा। जेंटलमैन जानता था उसका ड्रैगन नहीं टिकने वाला, पर ड्रैगन को किसी और काम के लिए यूज करना चाहता था। तभी वो देखते हैं कि ड्रैगन की टूटी हुई स्टोन से वो एक बड़े से गोरिल्ला में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक जबरदस्त पंच के साथ यूमी को जमीन में पटक देता है। जमीन पर गिरने के बाद यूमी काफी घायल हो चुका था और वो अपनी हार मान लेता है। फिर जेंटलमैन के पूछने पर युआन बताता है कि बाकी सभी यहाँ से निकल चुके हैं और उन्हें भी अब चलना चाहिए। तभी जेंटलमैन थक कर गिरने लगता है, पर युआन उसे संभाल कर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ल्यू और गुचैंग के बीच एरो फाइट चल रही थी। तभी गुचैंग का स्पिरिट उसे बताता है कि 2 और लोग भाग चुके हैं, पर गुचैंग अभी केवल ल्यू पर फोकस करना चाहता था। ल्यू का स्पिरिट भी कहता है कि गुचैंग सच में काफी अच्छा फाइटर है। दोनों अपने अटैक एक दूसरे पर जारी रखते हैं, पर तभी गुचैंग अपने एरो को ऊपर से अटैक करता है और सूरज की रोशनी के कारण ल्यू के स्पिरिट को एरो देखने में दिक्कत होती है, पर ल्यू उसके एरो को अपने आइस वॉल से ब्लॉक कर लेता है। फिर ल्यू का स्पिरिट उसे अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी देने को कहता है और एक बार फिर अटैक करता है और ल्यू भी अपनी पावर का यूज करता हुआ एरो को आइस बर्ड में चेंज कर देता है, जो रास्ते में सभी चीजों को जमाते हुए आगे बढ़ती है। गुचेंग अपने अटैक से उसे ब्लॉक करना चाहता है, पर ल्यू का अटैक उसे वहीं जमा देता है। गुचेंग सोचता है कि वो 20 साल से आर्चरी कर रहा है, पर फिर भी इतनी आसानी से हार गया। तभी उसका स्पिरिट उसे बताता है कि उसका अपोनेंट ल्यू था, जिसके पास एक वॉरियर बॉडी है और केवल वही एक रियल वॉरियर है जो अपने स्पिरिट की पूरी पावर को यूज कर सकता है। वहीं डियाओ ये सब देखकर और गुस्सा हो जाती है और अपने स्पिरिट लुबू को आवाज लगाकर उसे अपनी रियल पावर यूज करने का ऑर्डर देती है। किन कहता है अब तक तो यान रिवर क्रॉस कर चुका होगा। इस पर डियाओ कहती है कि लुबू उसे जल्दी ही रोक लेगा। तभी एक सोल्जर डियाओ को बताता है कि मिनी की हालत बहुत खराब है और साथ ही उनके मेन हॉल में भी अटैक हो चुका है। ये सुनकर डियाओ हैरान हो जाती है। वहीं मेन हॉल की तरफ डार्क इन्फर्नो से आजाद हुए कैदी सभी सोल्जर को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। देखते ही देखते चारों तरफ लाशों की ढेर लग जाती है और पूरी जगह आग की चपट में आ चुकी थी। वहीं खड़े पुराने हॉल ऑफ हीरोज के मेंबर यहाँ से निकलकर अपने ग्रुप लीडर लॉन्ग से बदला लेने का सोचते हैं, जिसके कारण 10 सालों से वो यहाँ कैद थे। वहीं लुबू अपनी रियल पावर शो करता हुआ ल्यू के दोनों स्पिरिट से निपटने वाला था, पर तभी डियाओ उसे आवाज लगाकर वापस आने को कहती है क्योंकि मेन हॉल अब खतरे में था। लुबू इस बात से गुस्सा होता है कि उसे फाइट बीच में छोड़ना पड़ेगा, पर मेन हॉल बचाने के कारण उसे जाना पड़ता है। किन भी अपने स्पिरिट को उसके लड़ाई के बीच में वापस बुलाता है। वहीं हॉल ऑफ हीरोज के बाहर यान के साथ सभी लोग अपने बाकी साथियों के आने का इंतजार कर रहे थे और देखते ही देखते युआन जेंटलमैन के साथ और कुछ ही देर में टाइगर भी वहां पहुंच जाती है। टाइगर फिर सबको यहाँ से चलने को कहती है, पर तभी यान उनको रोकता हुआ कहता है कि उसका स्पिरिट डियान अभी आने वाला है। वहीं अंदर डियान अभी भी सभी सोल्जर्स को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था और बस गेट तक पहुंचने ही वाला था, पर तभी 2 मॉन्स्टर सोल्जर्स उसे रोकने के लिए वहां आते हैं, पर डियान उनमें से एक को बीच से काट देता है। डियान पूरी तरह थक चुका था, पर उसे यान के पास जाना ही था। डियान आगे बढ़ने की अपनी पूरी कोशिश करता है। वो दूसरा मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता है, पर फई एक बार में उसका सर काट देता है और भी सोल्जर्स उस पर अटैक करते हैं, पर ल्यू का दूसरा स्पिरिट उन्हें खत्म कर देता है। आगे बढ़ते हुए डियान ल्यू से पूछता है कि क्या उसके मास्टर जिंदा है और ल्यू हाँ में जवाब देता हुआ कहता है कि वो बाहर ही उसका इंतजार कर रहा है। डियान के जाने के बाद ल्यू भी वहाँ से जाने लगता है। तभी और भी सोल्जर वहाँ आते हैं। ल्यू अकेले ही उनसे निपट लेता है, पर सोल्जर्स रुकने का नाम नहीं लेते। उन्हें पता था कि ल्यू सियांग कुनलुन का भाई है और वो उसे हरा नहीं सकते, फिर भी वो उससे लड़ने का फैसला करते हैं। ल्यू भी अपने 5 स्पिरिट को समन कर लेता है। बाहर यान डियान का वेट कर रहा था। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर सियांग कुनलुन वापस आ गया तो उनका भागना इम्पॉसिबल होगा। वो सभी लोग यान का दुख समझ रहे थे, पर उनके पास भी कोई और रास्ता नहीं था। तभी सिया के चेहरे में धूप चमकती है और वो देखते हैं कि डियान उनकी तरफ आ रहा था। डियान पूरी तरह घायल हो चुका था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यान को देखकर डियान अपने मास्टर के सामने घुटनों पर गिर जाता है। यान डियान की ये हालत देखकर उसे वापस अंदर आकर आराम करने को कहता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत लंबा सफर था। और इसी के साथ यान कसम खाता है अगली बार उसकी हाथों से हॉल ऑफ हीरोज नहीं बचने वाले। वहीं हॉल ऑफ हीरोज के सभी मेंबर मेन हॉल के पास इकट्ठा होते हैं। डियाओ बताती है कि वो लोग किसी भी कैदी को पकड़ नहीं सके, क्योंकि उनके आने से पहले ही वो लोग गायब हो चुके थे। तभी वहाँ सियांग कुनलुन भी पहुँच जाता है। सभी सोल्जर्स उसे देखकर घबराने लगते हैं।
सियांग कहता है कि जल्दी वो पूरे शहर को बंद कर दे, जिससे कोई भी वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी डियाओ सियांग से कहती है कि ये सब उसके भाई की करामत है और वो अब इसे कैसे फिक्स करेगा। सियांग उनसे कहता है कि उन्हें ल्यू को मार देना चाहिए था और वैसे भी वो अपनी नाकामयाबी के कारण उसे रोक नहीं सके। ये सुनकर डियाओ गुस्से में उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, पर उसके साथी उसे रोक लेते हैं। इसके बाद सियांग अकेले गुस्से में दीवार पर पंच मारता हुआ कहता है कि उसने ल्यू की तब मदद की जब कोई भी उसके साथ नहीं था और अब वो उसी के खिलाफ जा रहा है। ये सब के बाद सियांग और डियाओ मिनी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जो बताता है कि मिनी की हालत बहुत खराब है और उसकी जान केवल उसके आर्मर के कारण ही बच सकी। सियांग पूछता है कि इसकी ये हालत किसने की। डियाओ कहती है उसे नहीं पता और अगर उसे पता रहता तो वो अब तक जिंदा नहीं रहता। फिर सियांग वहाँ से जाता हुआ डियाओ से मिनी का ध्यान रखने को कहता है और कहता है कि अब बाकी चीजें वो खुद संभाल लेगा। इसके बाद सियांग डार्क इन्फर्नो के अंदर जाता है। जेल गार्डियन के मरने के बाद वो आराम से वहाँ घूम सकता है। तभी हमें पास्ट में सियांग और मास्टर के बीच हुई बात का पता चलता है। सियांग मास्टर से कहता है कि उसे नहीं लगता कि सियांग को आगे जाना चाहिए, पर मास्टर उसे चुपचाप अपने पीछे चलने को कहते हैं। आगे 2 गार्ड्स होते हैं जो मास्टर से एक इंसान को आगे नहीं ले जाने को कहते हैं, पर मास्टर उन्हें डांट कर साइड हटने को कहते हैं और सियांग को अपने साथ ले जाता है। तभी सियांग सोचता है कि आखिरकार लीडर ली ने इसे अपना पपेट क्यों बनाए रखा है, आखिर इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। तभी मास्टर उससे पूछते हैं कि क्या उसे लिविंग और डेड का रिलेशन पता है। सियांग कहता है लिविंग यहाँ रहते हैं और उनके सोल अलग दुनिया में। मास्टर उसे बताते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। इंसान पैदा होते हैं, मरते हैं, पर उनका सोल कभी नहीं मरता और बार बार नए बॉडी में जन्म लेता है। इसके बाद मास्टर उसे अंदर ले जाते हुए बताते हैं कि यही वो सोल अपना रास्ता ढूंढते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हें अब कौन से बॉडी में पैदा लेना है, पर मास्टर कहते हैं कि वो इसे टच नहीं कर सकता। सियांग पूछता है कि ये बैरियर यहाँ किसने लगाया है। मास्टर बताते हैं कि ये उसके पिता ने लगाया था और केवल 2 लोग को यहाँ का राज पता है। एक तो लीडर ली है, पर वो मास्टर को इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला। सियांग दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछता है। तभी मास्टर कहता है कि उन्होंने उसे यहाँ इसलिए लाया क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो डार्क इन्फर्नो के लास्ट सेल में बंद है। वहीं प्रेजेंट में सियांग लास्ट सेल के पास पहुंच जाता है। सियांग उसे तोड़कर अंदर जाता है और देखता है कि जो कैदी वहां बंद है वो बिल्कुल लीडर ली की तरह दिख रहा है। वहीं जंगल की तरफ आगे बढ़ते हुए यान के ग्रुप मेंबर बात कर रहे थे कि कैसे ल्यू ने अकेले ही 3 से 4 हॉल ऑफ हीरोज के मेंबर को संभाल लिया। तभी युआन बताता है कि ल्यू अब यान और टाइगर से बहुत आगे बढ़ चुका है। वो अपने 5 स्पिरिट की फुल पावर यूज कर सकता है। इस पर सिया कहती है पर यान के पास तो 6 स्पिरिट है, मतलब वो ज्यादा पावरफुल होगा ना। पर सियाओ उन्हें बताता है कि स्पिरिट की नंबर नहीं मैटर करती, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मास्टर का उन पर कंट्रोल कितना है। अभी वो नोटिस करते हैं कि यान वहाँ नहीं था। वहीं यान थोड़ी दूर पर खड़ा था जहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है। वो तुरंत उस पर अटैक करता है और गिला उनके सामने आता है। तभी लोग गिला से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। गिला उन्हें बताता है कि कल किंगडम ऑर्गेनाइजेशन स्प्लिट वर्ल्ड पर वार शुरू करने वाला है और इसलिए वो लोग सभी हेल स्ट्रीट पर अटैक कर रहे हैं। साथ में गिला उन्हें ये भी बताता है कि कल वो लोग लियान को फांसी देने वाले हैं और यान से उसकी मदद मांगने के लिए ही वो यहाँ आया है। तभी किंगडम ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर वहाँ आती है और गिला से कहती है कि वो उन्हें धोखा दे रहा है। यानजा उस पर तुरंत अटैक करता है पर वो तब तक गायब हो चुकी थी। गिला हैरान होकर पूछता है इसका मतलब वार शुरू हो गया। वो लड़की कहती है कि वार तो कब का शुरू हो चुका है और शायद ल्यू ही उनका पहला शिकार है। वहीं दूसरी ओर ल्यू अपने साथी टीना के पास पहुंचता है। ल्यू टीना से बात कर रहा था पर तभी टीना पीछे से उसे चाकू घोंप देती है। ल्यू जान जाता है कि वो टीना नहीं है। वो बंदा अपनी असली रूप में आता है और कहता है कि वो उसकी मौत है। ल्यू अपने स्पिरिट को समन करने की कोशिश करता है पर देखता है उस बंदे ने अपने चाकू से उसके स्पिरिट को सील कर दिया था। फिर उसके 2 और साथी आते हैं और ल्यू को जंजीरों में बांध देते हैं। वहीं जंगल में वो लड़की उन्हें बताती है कि अब ल्यू जल्दी मरने वाला है। यानजा दोबारा उस पर अटैक करता है पर एक बार फिर वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद सभी लोग यान से पूछने लगते हैं कि अब वो क्या करेंगे। या तो उन्हें ल्यू को बचाने जाना होगा या तो वो लियान को ही बचा सकते हैं। तभी गिला कहता है कि अब डिसीजन यान के हाथों में ही है, वो दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। और इसी के साथ ये एनीमे अभी के लिए यही खत्म होता है। इसका अब तक कोई नया सीजन नहीं आया है इसलिए नेक्स्ट वीडियो इस पर नहीं होने वाली, पर जैसे ही इसका नया सीजन आएगा मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस एनीमे पर चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।